नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि आगरा स्थित मुगल म्यूज़ियम संग्रहालय का नाम वो बदलकर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी भवन का नाम बदल सकते हैं, किसी भी महापुरुष के नाम पर उसको चिन्हित कर सकते हैं, उसकी पहचान बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो बयान दिया है वो गौरतलब है और उस पर सोचा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम किसी भी ग़ुलामी के प्रतीक को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं रहने देंगे। ग़ुलामी के प्रतीक को उत्तर प्रदेश में ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में ही हम क्यों बर्दाश्त करेंगे। कोई भी ऐसा प्रतीक जो ग़ुलामी की याद दिलाता हो या हमें ग़ुलाम मानसिकता की तरफ प्रेरित करता हो, वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक वाजिब बात है, लेकिन सवाल उठता है कि ग़ुलामी क्या है, ग़ुलामी को आप किस रूप में देख रहे हैं और ग़ुलामी से लड़ने के लिए आप कौन सा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ का रास्ता बहुत ही विवादास्पद है, खून खराबा भरा है, नफ़रत और हिंसा से भरा है। वो किस लिए है ये हम आगे आपसे अभी बातचीत करेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं। ये ग़ुलामी की बात बहुत दूर तक जाती है, कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो ये ग़ुलामी की बात बहुत दूर तक जाएगी। बहुत सारे सवाल उठेंगे, योगी आदित्यनाथ से पूछा जाएगा कि फिर एक भवन क्यों, इतनी सारी इमारतें हैं मुग़ल काल की, उन सारे भवनों के नाम, उन इमारतों के नाम बदल दीजिए या उन्हें ढहा दीजिए। ताजमहल क्यों रहे, लाल किला क्यों रहे, और इस तमाम तरह की जो इमारतें हैं उनका रहने का फिर औचित्य क्या है अगर हम योगी आदित्यनाथ की विचारधारा के अनुसार चलें, उनकी समझ के हिसाब से चलें। तो फिर ये भी सवाल उठता है कि अंग्रेज़ों ने भी बहुत सारी बिल्डिंग बनवाई हैं, वो भी ग़ुलामी की प्रतीक हैं। संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट हैं और देश भर में सैकड़ों ऐसी इमारतें हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाई है और जाहिर है कि वो अंग्रेज़ों की याद दिलाती है हमें। तो वो भी ग़ुलामी की प्रतीक मानी जा सकती हैं और उनको भी नष्ट कर देना चाहिए, उनके सारों के नाम बदल देना चाहिए। आपने एक सड़क का नाम औरंगज़ेब रोड को बदल दिया इस तरह से, और आप ये सोच रहे हैं कि आप कुछ नामों को बदल कर ये ग़ुलामी की भावना को और प्रतीकों को दूर कर सकते हैं, तो उससे बात बनती नहीं है। क्योंकि ग़ुलामी हमारे जो दिमागों में है वो गहरी बैठी हुई हैं और वो केवल मुग़ल काल की देन नहीं है, वो अंग्रेज़ों के समय की देन नहीं है, वो पिछले 3, साढ़े 3, 4 हज़ार साल पहले तक जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दरअसल ऐसा लगता है कि ग़ुलाम मानसिकता से ग्रस्त हैं हमारे योगी आदित्यनाथ और वे उबर नहीं पा रहे हैं उस इतिहास से लड़ना कभी कोई समझदारी नहीं रही। इतिहास से लड़कर आप कभी कहीं नहीं पहुँचे, क्योंकि इतिहास बहुत सारी बातें कहता है और जब आप इतिहास से जूझना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप भटक गए हैं, आप आगे का भविष्य का रास्ता खो बैठे हैं। तो आज हम योगी आदित्यनाथ की इस ग़ुलामी वाली जो ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स उनके अंदर जो भरा पड़ा है, उसकी बातचीत करेंगे और उसके क्या मायने हैं वर्तमान संदर्भों में और उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं, इन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया इस देश के साथ क्या कर रहा है, किस तरह से खिलवाड़ कर रहा है, किस तरह से राजनीति का एक हम सफ़र बन गया है, सत्ता की राजनीति का, किस तरह से खबरों को तोड़ता मरोड़ता है, उन्माद फैलाता है, नशे की आदत डाल रहा है, अफीमची बनाता है और ख़बरों को डिस्टॉर्ट करता है। ऐसे में ज़रूरी है कि अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आप मजबूती प्रदान करें, उसके साथ खड़े हों। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है और इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो उम्मीद है कि आप देश के लिए, देश की राजनीति, अर्थतंत्र और हमारे सारे पूरे समाज की संस्कृति को बचाने के लिए आप स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आएंगे, उसके साथ खड़े होंगे।
तो आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ की ये जो गुलामी की मानसिकता वाली बात कही है उसके बारे में। तो सबसे बड़ी बात ये है कि गुलामी की मानसिकता से उबरने का सबसे बड़ा फार्मूला ये होता है कि आप उन तमाम इतिहास को याद रखते हुए एक नया इतिहास बनाइए। आप पुराने भवनों के नाम बदलने की बजाय, उनको ज़मीन दोस्त करने के बजाय नए भवन बनाइए, नए प्रतीक खड़े कीजिए जो आपकी आज़ादी के प्रतीक हों, आपकी मुक्ति के प्रतीक हों, आपकी स्वतंत्रता को प्रतिबिंबित करते हों, ना कि आप इतिहास के किन्हीं मोड़ों पर जाकर किसी इमारत, किसी रोड, किसी प्रतीक के साथ छेड़छाड़ करें और अपनी वाहवाही लूटने के लिए या समाज को बांटने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए उसका इस्तेमाल करें। तो आपकी मानसिकता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि आप दरअसल इतिहास के किसी हिस्से में बंधे हुए हैं या आज़ाद हैं। तो हमारे योगी आदित्यनाथ और उनके तरह सोचने वाले तमाम लोग दरअसल अतीत से बंधे हुए हैं। उनके पास भविष्य का कोई रोड मैप नहीं है। वो नई बिल्डिंग नहीं बनवा रहे हैं जो आज़ादी की प्रतीक हों। वो पुराने प्रतीक जो अब हमारी धरोहर हैं, हमारी विरासत हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, उनको नष्ट करने की, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे गुलामी ख़त्म नहीं होती है, गुलाम मानसिकता से मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। और फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि मुग़ल काल के हीरो हमारे हीरो नहीं हो सकते हैं, यानी मुग़ल काल में जो अच्छे नायक रहे हैं, जिन्होंने सचमुच में अच्छा काम किया है, चाहे वो एक राजा के तौर पे रहे हों या एक शायर के तौर पे रहे हों या संस्कृति कर्मी के रूप में हो, गायन वादन खान पान बहुत सारी चीज़ें उस युग में जन्मी हैं, उन सब को आप खारिज करना चाहते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि फिर हमें गुलामी के बारे में सोचते हुए मुग़ल काल तक ही क्यों सोचें, हम और पीछे क्यों न जाएं, हम 3,500-4 हज़ार साल पहले क्यों न जाएं और ये देखें कि आखिरकार ये गुलामी कब और कैसे शुरू हुई थी और क्या हम उस गुलामी से अभी तक मुक्त हो पाए हैं। अगर आप 3,500-4 साल पहले जाएंगे जब आर्यों का आगमन हुआ था, आर्य इस कहना चाहिए आर्यावर्त में, इस पूरे जो दक्षिण महाद्वीप कहलाता है, भारत का दक्षिण एशिया के इस हिस्से में जब आगमन हुआ था या वो धीरे धीरे कर आकर यहाँ बसने शुरू हुए थे, तब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने यहाँ के निवासियों को ख़त्म करना शुरू किया था, उनको ग़ुलाम बनाना शुरू किया था। तो तब से दास प्रथा की शुरुआत हुई थी। ये इतिहास है, ये सच्चाई है, ये योगी आदित्यनाथ की कोरी कल्पना नहीं है, ये वो इतिहास नहीं है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में पढ़ाया जाता है या पांचजन्य में छापा जाता है या इनकी जो बौद्धिक सभाएं होती हैं उनमें ज्ञान बांटा जाता है। वो दरअसल इतिहास होता ही नहीं है, वो कन्स्ट्रक्टेड मन गढ़ंत इतिहास है जिसमें राजनीति करनी है, उसके लिए वो बनाया हुआ है। तो उस गुलामी को सोचना चाहिए जो उस समय शुरू हुई थी, उस पर कुल्हाड़ी कैसी चलाई जाए। उसी गुलामी के दौर में जिस समय दास प्रथा शुरू हुई थी, उसके बाद जाति प्रथा ने आकार लेना शुरू किया, जो कि स्त्रियों और दलितों और आदिवासियों के सरासर खिलाफ थी और उनको आज तक गुलाम बनाकर रखा हुआ है। उनकी गुलामी की बात संघ परिवार के लोग नहीं करते हैं, वो दलित संगठन करते हैं। स्त्री विमर्श में उस तरह की बातचीत होती कि किस तरह उनके अधिकारों को कुचला गया, उनकी आज़ादी, उनकी मुक्ति की कामना को दबाया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया, स्त्री को गुलाम बनाया गया, दलितों को गुलाम बनाया गया और आदिवासियों का तो बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। उनको आप अगर हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि इनको दैत्यों, राक्षसों, दानवों के रूप में चिन्हित किया गया है और बड़े पैमाने पर उनकी मार काट की गई है, क्योंकि उन्हें ये माना गया कि वो ये जो बाहर से आए थे या जो इस अपने आप को सभ्य मानते थे, उन्होंने इनको ख़त्म किया ताकि उस पूरे भूभाग पर कब्जा कर सकें। तो एक ये इतिहास है। फिर आप ये भी देखें कि एक दौर ऐसा भी आता है जब
बौद्धों के खिलाफ और जैन धर्म के खिलाफ वो उस समय के राजा महाराजाओं ने अभियान चलाए, उनके विहार उजाड़े गए, उनके मंदिर तोड़े गए, उनकी मूर्तियां तोड़ी गईं, तो वो भी एक इतिहास है। उस समय को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से कुछ धर्मों को निशाना बनाया उस समय के राजा महाराजाओं ने, और बड़े पैमाने पर मारकाट भी की और उनके धर्म स्थल भी नष्ट किए। तो उस समय भी एक नई गुलामी की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो गुलामी के बहुत सारे रूप हैं जो समय समय पर इतिहास के क्रम में आते रहे हैं, और जाहिर है कि एक सामंतवादी दौर में हर राजा अपने सत्ता के लिए करता है और धर्म का इस्तेमाल करता है। उसे धर्म से प्रति कोई बहुत निष्ठा नहीं होती है, उसे अपने राज्य को के विस्तार की चिंता होती है, राज्य को बचाने की चिंता होती है, और उसमें धर्म हो या दूसरी चीज़ें हों वो इस्तेमाल करते रहे। तो ये तमाम राजा, चाहे वो हिंदू राजा हों, बौद्ध राजा हों, या मुग़ल राजा हों या अंग्रेज़, हर किस्म के राजाओं ने आम लोगों की परवाह नहीं की है, उन्हें तो गुलाम ही बनाकर रखा है। ये है कि जो प्रभु वर्ग रहा है, जो ऊंची जातियां रही हैं, वो हमेशा शासन के साथ रही हैं, सत्ता के साथ रही हैं, सत्ता का सुख भोगती रही हैं और नीचे वाले तबकों को दबाती रही हैं। वही तबके हमेशा से शासन में रहे हैं और उन्होंने कभी भी उन वर्गों के बारे में, उन जातियों के बारे में नहीं सोचा। और इसीलिए आप देखिए कि दलित जो आंदोलन है, जो विमर्श है, उसमें बाकायदा अपने इतिहास नए सिरे से लिखने की एक नई परंपरा शुरू हो रही है, क्योंकि जो इतिहास बताते हैं ऊंची जाति वाले, वो जाहिर है कि अपनी इस वर्चस्व को कायम करने के लिए बताते हैं, और तमाम तरह के जो शासक वर्ग है हमेशा अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक नया इतिहास गढ़ता है। तो अब जो शासन में है, अब वो एक नया इतिहास गढ़ना चाहते हैं, और उस कन्स्ट्रक्टेड मन गढ़ंत इतिहास है जिसमें राजनीति करनी है, उसके लिए वो बनाया हुआ है। तो उस गुलामी को सोचना चाहिए जो उस समय शुरू हुई थी, उस पर कुल्हाड़ी कैसी चलाई जाए। उसी गुलामी के दौर में जिस समय दास प्रथा शुरू हुई थी, उसके बाद जाति प्रथा ने आकार लेना शुरू किया, जो कि स्त्रियों और दलितों और आदिवासियों के सरासर खिलाफ थी, और उनको आज तक गुलाम बनाकर रखा हुआ है। उनकी गुलामी की बात संघ परिवार के लोग नहीं करते हैं, वो दलित संगठन करते हैं। स्त्री विमर्श में उस तरह की बातचीत होती कि किस तरह उनके अधिकारों को कुचला गया, उनकी आज़ादी, उनकी मुक्ति की कामना को दबाया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया, स्त्री को गुलाम बनाया गया, दलितों को गुलाम बनाया गया, और आदिवासियों का तो बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया। उनको आप अगर हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि इनको दैत्यों, राक्षसों, दानवों के रूप में चिन्हित किया गया है, और बड़े पैमाने पर उनकी मार काट की गई है, क्योंकि उन्हें ये माना गया कि वो ये जो बाहर से आए थे या जो इस अपने आप को सभ्य मानते थे, उन्होंने इनको ख़त्म किया ताकि उस पूरे भूभाग पर कब्जा कर सकें। तो एक ये इतिहास है। फिर आप ये भी देखें कि एक दौर ऐसा भी आता है जब बौद्धों के खिलाफ और जैन धर्म के खिलाफ वो उस समय के राजा महाराजाओं ने अभियान चलाए, उनके विहार उजाड़े गए, उनके मंदिर तोड़े गए, उनकी मूर्तियां तोड़ी गईं। तो वो भी एक इतिहास है। उस समय को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से कुछ धर्मों को निशाना बनाया उस समय के राजा महाराजाओं ने, और बड़े पैमाने पर मारकाट भी की और उनके धर्म स्थल भी नष्ट किए। तो उस समय भी एक नई गुलामी की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो गुलामी के बहुत सारे रूप हैं जो समय समय पर इतिहास के क्रम में आते रहे हैं, और जाहिर है कि एक सामंतवादी दौर में हर राजा अपने सत्ता के लिए करता है और धर्म का इस्तेमाल करता है। उसे धर्म से प्रति कोई बहुत निष्ठा नहीं होती है, उसे अपने राज्य के विस्तार की चिंता होती है, राज्य को बचाने की चिंता होती है, और उसमें धर्म हो या दूसरी चीज़ें हों वो इस्तेमाल करते रहे। तो ये तमाम राजा, चाहे वो हिंदू राजा हों, बौद्ध राजा हों, या मुग़ल राजा हों या अंग्रेज़,
हर किस्म के राजाओं ने आम लोगों की परवाह नहीं की है, उन्हें तो गुलाम ही बनाकर रखा है। ये है कि जो प्रभु वर्ग रहा है, जो ऊंची जातियां रही हैं, वो हमेशा शासन के साथ रही हैं, सत्ता के साथ रही हैं, सत्ता का सुख भोगती रही हैं और नीचे वाले तबकों को दबाती रही हैं। वही तबके हमेशा से शासन में रहे हैं और उन्होंने कभी भी उन वर्गों के बारे में, उन जातियों के बारे में नहीं सोचा। और इसीलिए आप देखिए कि दलित जो आंदोलन है, जो विमर्श है, उसमें बाकायदा अपने इतिहास नए सिरे से लिखने की एक नई परंपरा शुरू हो रही है, क्योंकि जो इतिहास बताते हैं ऊंची जाति वाले, वो जाहिर है कि अपनी इस वर्चस्व को कायम करने के लिए बताते हैं और तमाम तरह के जो शासक वर्ग है हमेशा अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए एक नया इतिहास गढ़ता है। तो अब जो शासन में है, अब वो एक नया इतिहास गढ़ना चाहते हैं और उस इतिहास से बरगलाना चाहते हैं बाकी लोगों को। तो दलित भी, आप जानते ही हैं कि महात्मा फुले ने गुलामगिरी लिखा है। उस गुलामगिरी में क्या है? ये यही गुलामगिरी है जो ऊंची जातियों ने नीची जातियों पर की है, उनको गुलाम बनाकर, उनको एक तरह से जानवरों की तरह उनको रख कर, उनके व्यवहार करके उनको और स्त्रियों को ज्ञान से वंचित रखा। आपने तो जानते हैं कि शूद्रों के कानों में पिघला हुआ शीशा डालने की परंपरा हमारे ऊंची जातियों ने बना रखी थी ताकि वो ज्ञान अर्जित ही न कर पाएँ और हमेशा गुलाम रहें। और ये परंपरा अभी भी मौजूद है किसी न किसी रूप में, भले ही शीशा न डाला जाए, लेकिन पूरे षड्यंत्र होते हैं कि वो कहीं से भी ज्ञान अर्जित करके उनसे आगे न निकल जाएं। ये आरक्षण व्यवस्था को ध्वस्त करने की जो कोशिशें चल रही हैं वो भी इसी का हिस्सा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतिहास को समझना एक अलग बात है और इतिहास की बात करना एक अलग बात है। सेंस ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए, इतिहास का बोध होना चाहिए, इतिहास को कैसे पढ़ा और कैसे देखा और कैसे समझा जाए, ये अक्ल होनी चाहिए, जो कि माफ़ कीजिएगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपके पूरे परिवार में, परिवार से मतलब है संघ परिवार में, किसी के पास नहीं है। उनके पास खंडित दृष्टि है, जिसकी वजह से वो समाज को भी खंड खंड में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, केवल इसलिए कि सत्ता पर अपना कब्जा चाहिए, अपना वर्चस्व चाहिए और हिंदुओं को बरगला रहे हैं इस तरह की बातों से, जिससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, नुकसान ही होगा देश को आगे चलकर। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं एक संग्रहालय का नाम बदल करके, वो एक प्रतीक भले हो, लेकिन ये एक बहुत ही हिंसक राजनीति और बहुत ही विभाजनकारी राजनीति का एक हथियार है, जिसके बल पर समाज को बांटने की कोशिश होती है, समाज को एकजुट कर। आपको इतिहास में दोनों तरह की चीज़ें मिलेंगी, बांटने वाले भी, जोड़ने वाले भी। ऐसे भी शासक रहे हैं जिन्होंने जोड़ने की कोशिश की है, ऐसे भी शासक रहे हैं जिन्होंने बांटने की कोशिश की रही। तो आपके पास ये बुद्धि होनी चाहिए कि हमें अगर अपने देश को आगे ले जाना है तो कैसे जोड़ने वाली जो चीज़ें हैं इतिहास से हम निकाल कर उनका इस्तेमाल करें, ताकि आगे का भविष्य का भारत बहुत ही सशक्त हो, शक्तिशाली हो, समृद्ध हो। अगर बटे रहेंगे, बांटने वाली विचारधारा लेंगे, बांटने वाले तत्व वहाँ से उठाएंगे, तो आपको वही चीज़ें बांटते बांटते खंड खंड में पूरे देश को विभाजित कर देंगी। तो आपको ये चुनने का विवेक जो है वो संघ परिवार में नहीं है, और बल्कि इस तरह की किसी भी तरह की जो धार्मिक सांप्रदायिक राजनीति करने वाले हैं, वो चाहे इस्लाम की राजनीति से जुड़े लोग हों, जो मुग़ल काल को बहुत महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं, बाहर से आकर हमला करने वाले शासकों को भी महिमा मंडित करते हैं, उसमें भी एक दृष्टि वही है, इसमें भी एक दृष्टि यही है। ये मेल मिलाप की, समन्वय की संस्कृति का द्योतक नहीं है। और जाहिर है कि सबसे बड़ी जो साजिश होती है वो निचले गरीब मेहनतकश लोगों के खिलाफ होती है, ताकि उनको बांट कर जो ऊपर का एक मुट्ठी भर शासक वर्ग है वो अपना राज करता रहे। तो ये तमाम जो एक्सरसाइज हैं जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या केंद्र की सरकार
पहले कर चुकी है। औरंगज़ेब रोड का नाम बदल के उससे कितना परिवर्तन आया है आपके जीवन में, आम लोगों के जीवन में, कोई बता दे। सरकारें अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए भी इस तरह के हथकंडे आजमाती हैं। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत कितनी गंभीर हो चुकी है, कानून व्यवस्था का नाम नहीं रह गया, जंगल राज और गुंडे राज की बात कही जा रही है लगातार, और कोरोना के वजह से हालत ख़राब है, किसी तरह का कोई विकास वहाँ नहीं हो रहा है, बेरोज़गारी है, और यही हाल पूरे हिंदुस्तान का है। यही हाल केंद्र की मोदी सरकार कर रही है कि आपका ध्यान कहीं कहीं बांट के रखा जाए। आप सुशांत के बारे में सोचें, आप कंगना रनौत के बारे में सोचें, आप चीन के बारे में सोचें, लेकिन जो जीवन की बड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में आपका ध्यान न जाए। तो ये लगातार कोशिश करती रहती है। इस तरह के हथकंडों को समझने की ज़रूरत है, गुलामी की मानसिकता से निकलने की ज़रूरत है, लेकिन उसका क्या रास्ता होगा ये बड़ी समझदारी के साथ चुनने की ज़रूरत है। उन रास्तों पर जाना जो हमारे योगी आदित्यनाथ एंड कंपनी बताती है बहुत ही आत्मघाती होगा, हमारे व्यक्तिगत के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, और पूरा देश पटरी से उतर जाएगा। जो धीरे धीरे लोकतंत्र और आज़ादी और मुक्त की स्थिति बन रही है वो वापस एक नई तरह की गुलामी की वजह बन सकता है, और ख़ास तौर से निचले वर्गों के लिए, निचली जातियों के लिए, क्योंकि इस महिमा मंडन में कई बार वो भी फंस जाते हैं। उन्हें भी लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि वो इतिहास से वाकिफ़ नहीं है, इतिहास का बोध उनमें नहीं होता है, और वो जो इस तरह के नेता कहने लगते हैं उसी तरह की बातों को मान जाते हैं। तो हमारे लिए नायक मुग़ल काल से भी हो सकते हैं, उसके पुराने काल से भी हो सकते हैं, वर्तमान काल से भी हो सकते हैं, और हम कहीं से भी चुन सकते हैं। हमारा चुनाव समझदारी भरा होना चाहिए। ऐसे नायकों को चुनना जो विभाजन करते हैं, जो विभाजन समाज में पैदा करते हैं, टकराव पैदा करते हैं, हिंसा पैदा कर सकते हैं, उनको चुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये हम अपना नुकसान ही करेंगे। तो बहुत समझदारी के साथ हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए, और इतिहास के कौन से नायक हमें भविष्य की तरफ ले जाएंगे, हमें एकजुट करते हुए हमारी एकता अखंडता को बरकरार रखते हुए हमारे विकास को आगे ले जाएंगे, हमें वो नायक चाहिए। हमें योगी आदित्यनाथ और इस तरह के नायकों की ज़रूरत नहीं है जो गुलामी को दूसरे तरह से परिभाषित करते हों, केवल नाम बदलने और भवनों को नष्ट करने में उनकी ऊर्जा खर्च होती हो, बजाय इसके कि अपनी आवाम का विकास करें, उसकी तरक्की के लिए सोचें। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अगर आपने अभी तक गंभीरता से नहीं लिया था तो फिर से सोचिए, गंभीरता से विचार कीजिए, आपस में चर्चा विमर्श कीजिए और समझिए कि आखिरकार ये बयान भी एक राजनीति का हिस्सा है, और इसके पीछे कौन सी राजनीति है जो काम कर रही है, और उस राजनीति से देश का भला होगा या बुरा होगा। धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक इस sathhindi.com पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे तुरंत। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय पर अपनी बातचीत करने के लिए, एक अपनी टिप्पणी रखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।